A very warm welcome to News Edge with Ferry Hadris। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल डॉक्टर बाबर अवान अडयाला जेल मुलाकात के लिए गए तो सलमान अकरम राजा ने उनकी मुलाकात पर इतराज़ किया। सलमान अकरम राजा के इतराज़ के बावजूद बाबर अवान इस मुलाकात में कामयाब हो गए। बाबर अवान के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो सका, लेकिन फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी की कानूनी टीम से बाहर निकाल दिया गया है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसल चौधरी का किरदार मनफी रहा है। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को कानूनी टीम से निकालने का हुक्म दे दिया है। जरा देखिए, फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी ने कहा है कि फैसल को 1 मिनट में बेइज्जत कर दिया गया है। उनको भी देखिए। जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन बैठ गई है। आपके वकील आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपके वकीलों में कोई सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सकें। आपने 60-70 करोड़ रुपया जाया कर दिया वकीलों के ऊपर। अपने लोगों को आप रोज बेइज्जत करते हैं। जो उन्होंने फैसल के साथ किया, एक बंदा दिन रात सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है, 1 मिनट में आपने उसको बेइज्जत कर दिया, परे कर दिया। कौन आपके साथ खड़ा होगा इस तरह? खान साहब से मेरी जो आखिरी भी मुलाकात हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि हम एक बुजदार को रो रहे थे, आपने 8-10 बुजदार हम पे नाफिज कर दिए। 1 साल हो गया है, आप अपना अलायंस नहीं बना सके। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ नहीं खड़े, जमात इस्लामी आपके साथ नहीं खड़ी, GDA आपके साथ नहीं खड़ी। आपने PTI को बहैसियत पार्टी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान को सोचना पड़ेगा, इस लीडरशिप के साथ वो कहीं नहीं जा रहे। फैसल चौधरी की बरतरफी पर शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक दिन में फैसल चौधरी की बरतरफी और बाबर अवान की बेइज्जती इस बात की मिसालें हैं कि अनापरस्तों के जरिए पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि खान साहब की बरतरफी की बारी भी जल्द आ जाएगी। ऑब्वियसली मरवत साहब नाराज़ हैं क्योंकि वो खुद पार्टी से इस वक्त बाहर हैं। हम देख रहे हैं कि आपस के मामलात PTI के आपको नज़र आ रहे हैं फोर फ्रंट पर इस वक्त, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हो सकता है कि खान साहब को वीडियो लिंक के थ्रू अगर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है तो उसमें बुलाया जा सकता है। ज़रा देखिए। जाए इसके कि हम APC में जाएं, फिर इस तमाम तर बहस में पड़ जाएं कि थ्रू वीडियो लिंक आ जाएं या पैरोल पे आ जाएं, ये क्योंकि ख्वाहिशात फरमाइशें, तो ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। जो होने वाली बात होती है वो कह सकता हूँ, जो पॉसिबिलिटी एक बन सकती है इस तमाम तर मामलात के ऊपर, वो थ्रू वीडियो लिंक हो सकती है, और वो भी इन कैमरा जो है APC के ऊपर। ये बात पहले बिलावल भुट्टो ने की कि दोबारा इजलास बुलाना चाहिए। अब मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी ये इंदिया दे रहे हैं कि हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकती है। उन्हें भी देखिए। तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने की कोशिश करी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अलबत्ता लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें भी देखिए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीकी कांग्रेस में बानी तहरीक इंसाफ की रहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतालिक एक बिल पेश किया गया है। इस बिल की वजह से बहुत मुमकिन है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को धचका लगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने पहले ही खबर दी थी। वो कह रहे हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी के दौरे अमरीका के दौरान पार्टी के चंद रहनुमा ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें हुकूमत और रियासती इदारे रियासत मुखालिफ करार दे रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हालिया अमरीकी दौरे में अरकान कांग्रेस समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात से मुलाकातें की, जिनमें उन्होंने बानी की रिहाई का मुकदमा पेश किया। इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ पर भी नमूदार हुए, जहां उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में जो एड मिल रही है उसके फंड्स का इस्तेमाल इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए किया गया है। और भी बहुत कुछ अब्बासी साहब ने स्टोरी में लिखा है। हमारे साथ PTI के सीनियर मेंबर शेख वकास अकरम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब। बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले जो ये बिल है अमरीकी कांग्रेस में, उसमें एंड यू नो कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज़ ने मिलकर ये बिल पेश किया है और इसमें बानी PTI की रिहाई का जिक्र है। सो इसमें ऑब्वियसली PTI की इन्वॉल्वमेंट होगी। नहीं, इसमें PTI की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। ये दिस इज समथिंग बिटवीन US लेजिस्लेटर्स और उनके वोटर के दरमियान है। हम पहले कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डायस्पोरा जो है वो वहाँ पे मौजूद है। वो लोग हैं जिनको उनके अपने मुल्कों में पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स नहीं मिलते हैं। वो वहाँ पे अमेरिका में उनको वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स एंजॉय करने की इजाज़त है। वो उसको एक्सरसाइज करते हैं और उन्होंने वहाँ इलेक्शन में सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, वो जीत गए। उसके बाद जो है अगर वो कोई काम करते हैं तो वो एज अ वोटर अपने लेजिस्लेटर्स को पुश कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। बट ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, कासिम सूरी, दीगर लोग, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी सिंपैथीज बड़ी ओपनली PTI के साथ है।
वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं पीटीआई से। नहीं, मैं नहीं समझता कि कासिम सूरी साहब ने ये बिल शेप अप किया है या शहबाज गिल साहब ने ये बिल शेप अप किया है या कोई इसमें किरदार अदा किया है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सो पीटीआई को आप कह रहे हैं ऑफिशियली यू आर सेइंग कि इसका आप लोगों से कोई उनमें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लेजिस्लेटर्स हैं और वो वहां पे वोटर्स हैं उनके, और वो वोटर्स जिनको पाकिस्तान में अपने, बार बार कहता हूँ और पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जब उनको नहीं मिलते तो जहां मिलते हैं तो वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वहां पे वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो ये उनका और उनके लेजिस्लेटर्स का मसला। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बट क्योंकि पीटीआई बड़ा स्ट्रांगली ये कह चुकी है कि हम बैरूनी मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामान के इजलास को आप लोगों ने बॉयकॉट किया, वहां से अगर प्रेशर डलवाने की कोशिश, आपका उससे ताल्लुक नहीं है, बट एक एक्शन तो है कि बाहर से कोशिश की जाए प्रेशर डलवाने की पाकिस्तान में, चाहे कोई भी डलवाए, ये है तो गलत। शेख साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की लिस्ट में जो कल पूरा का पूरा एक मामला हुआ, उससे पहले समा अकरम राजा साहब ने ये अंडरटेकिंग दी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उसमें भी पीटीआई के कुछ लोग नाराज थे। फिर कल जो पूरा हंगामा हुआ, हाउ डू यू लुक एट दैट? मैं ये समझता हूँ कि वो हंगामा नहीं था, उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया गया है। ऐसे हुआ कि अदालत में एक फैसला हुआ, उसके मुताबिक एक प्रोसीजर जो है वो तय किया गया। उस प्रोसीजर के तहत 6 वकला के नाम दिए जाते हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बड़े लॉन्ग पॉज के बाद ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें एक कायदे के तहत तय की जाएं उसी पे मामला होना चाहिए। तो वो 6 लोगों के नाम ऑलरेडी मौजूद थे। बाबर अमान साहब हमारी सीनियर काउंसिल हैं और उनका बड़ा एहतराम है, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। खान साहब वो सीनियर आदमी हैं, वो आए और वो सीधा चले गए अंदर, और उनकी तो वहाँ पे उस वक्त चंद लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों के नाम खान साहब ने दिए हैं, क्योंकि नाम खान साहब फाइनल करते हैं, खान साहब केसेस के हवाले से मिलना चाहते होते हैं मखसूस वकीलों से या मखसूस रफ़्क़ाकार से, तो उस हवाले से वहाँ दोस्तों को खदशा था कि जो नाम हमने दिए हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, अगर उसकी वायलेशन होती है और ऐसे हम नाम चेंज करते हैं आखिरी वक्त में, तो उससे एक डिसिप्लिन खराब होगा। कल यही जेल वाले जाके अदालत में कहेंगे कि जनाब ये खुद ही नाम देते हैं और फिर खुद ही चेंज करते हैं और खुद ही बंदे बढ़ाते हैं और खुद ही बंदे डाल देते हैं। तो इस वजह से वहां पे एक चीज डिस्कस हुई जिसको मीडिया ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया है। मतलब ये लोग अल्लाह का नाम माने, ये भी कभी हो सकता है कि वहां पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पे एक प्रोसीजर तय था, उसमें आखिर में कुछ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई, मगर क्योंकि डिसिप्लिन इम्पोज करना अब जरूरी है, वरना ये अदालत में हमें कल खराब करेंगे, तो जेल चला जाता है वहां पे। ये आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सलमा अकरम राजा साहब इज अ सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी, उन्होंने ये कहा कि कुछ मुलाकातें ऊपर से करवाई जाती हैं जिससे एकदम से सेंसेशनलाइज हो गई ये बात। ऐसे कोई है मुलाकातें जो ऊपर से करवाई जाती हैं? he was not referring to बाबर अमान साहब, मगर ये कुछ मुलाकातें पार्टी को भी पता है, हम सबको पता है, खान के चाहने वालों को भी पता है कि कुछ जो इरेलीवेंट लोग सीधे ही अंदर चले जाते हैं गाड़ियां भी लेके और अंदर मुलाकातों के लिए पहुंच भी जाते हैं। तो वो एक तरफ पूरी लीडरशिप इंतजार में बैठी हो 6 महीने से, मेन वकला जो है उनको अलग मिलने की इजाजत ना हो और चंद इरेलीवेंट बगैर कद के, बगैर किसी हैसियत के लोग फौरी जाके मिलने, तो फिर इट्स क्वाइट नेचुरल, वी अंडरस्टैंड क्या है। और खान साहब को भी पता है इस बात का। कोई नाम बताएं, मगर इसमें हमें भी बताएं कौन से। मैं इसमें कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूँ, बस वी नो एंड खान साहब नो एंड दैट्स ऑल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जैसे सीनियर मेंबर हमारे पास आते हैं, रऊफ साहब आते हैं, ये सब तो ये कहते हैं कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही। अली नहीं होता, तो पता ही है वो। अब तो जाके अदालत ने इजाजत दी है, अब जाके इजाजत दी है, अब अगले दिन देखें उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया, उधर से उनको मिला दिया। तो ये बस ये मनमानियां करते रहते हैं, इसीलिए हम बार बार अदालत में जाते हैं जी। और जहां तक आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जज साहब ने अडयाला के सामने पहले सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती या हमको ट्वीट नहीं कर सकते या हमको पोस्ट नहीं कर सकते या खान साहब का मैसेज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अडयाला के दरवाजे तो नहीं करांगे थे 5 मिनट आगे जाके करते, क्योंकि बट सुपरिटेंडेंट साहब ये कह रहे हैं, जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के वकील कह रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन थी वो ये थी कि जो भी बात अंदर हो रही है वो कभी भी मीडिया में नहीं आएगी। इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग आउटसाइड। ये इसको अकल करनी चाहिए ना, इनकी बात जो मर्जी हो, हमने इसकी बात तो नहीं सुननी ना, हमने जज की सुननी है और ना हमने सुननी है उसकी उनके वकील की। हमने तो देखना है कि अदालत ने फैसला क्या लिखा है, फैसला आ गया आप उसको पढ़ लें।
राइट। जो फैसल चौधरी साहब के हवाले से कहा, डू यू थिंक कि पब्लिकली कहनी चाहिए ऐसी बातें? इज इट इम्पोर्टेंट? फिर आपकी पार्टी में कहते हैं कि जी आपने बेइज्जत कर दिया, शेम कर दिया पब्लिकली। क्या कहना चाहिए? फैसल चौधरी साहब के हवाले से पब्लिकली कह दिया कि खान वो उनका नेगेटिव रोल है और बस अब वो ना आए, हमारी लीगल टीम में निकाल दिया हमने उनको। देखिए जी, लीगल टीम से तो इमरान खान साहब निकाल सकते हैं ना जी। अगर सलमान अकरम राजा साहब के इख्तियार में होता तो शायद तो कब के निकाल चुके होते। मगर ये इमरान खान साहब करते हैं और इमरान खान साहब के हुक्म पे ही, क्योंकि ये लीगल टीम है किसकी? ये इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब कहेंगे तो कोई भी वकील उनकी लीगल टीम का मेंबर हो सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ सेल्फ इम्पोज्ड लॉयर। सो क्या नेगेटिव रोल प्ले किया फैसल चौधरी ने? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वो राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं। मगर कुछ चीजें खान साहब के सामने मुख्तलिफ लोगों ने पिछले 1-1.5 माह में शायद सामने रखी है और उस पर खान साहब ने ये फैसला किया है। बट इसका कोई ताल्लुक ये तो नहीं है कि वो फवाद चौधरी के भाई हैं? जाहिर है फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस वक्त मुसलसल पीटीआई पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब को तो बहुत पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। आपको याद होगा जब वो आईपीपी में चले गए थे पीटीआई को छोड़ के, बहुत पुरानी बात है। तो उसके बावजूद फैसल चौधरी साहब वाज मेड पार्ट ऑफ द लीगल टीम। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फवाद चौधरी साहब के हवाले से उनके साथ कुछ किया गया है। बट आई मीन इस पे शोर होगी की क्या बात है? इफ इमरान खान डजंट वांट यू इन योर लीगल टीम, व्हाई समबडी वांट्स टू इंपोज हिमसेल्फ? इंटरेस्टिंग। बट एक तासुर ये बन रहा है कि जो भी तनकीद करता है पीटीआई के जो इस वक्त की लीडरशिप है, क्योंकि वो फिर जाके बोलते भी हैं, फवाद चौधरी भी तनकीद कर रहे हैं, मरवत साहब भी कर रहे हैं, अब फैसल चौधरी भी करेंगे, तो एक ग्रुप बन रहा है जो बाहर जाके बुराइयां करे। मेरी गल सुनो ना जी, सारे वही कर रहे हैं जिन्हों के हवाले नाल कोई ना कोई इश्यूज ने। आई मीन देखें, तनकीद करना लोगों का हक है, वो चाहे मरवत साहब कर रहे हैं, चाहे फवाद साहब कर रहे हैं, चाहे फैसल साहब करेंगे। ये तनकीद क्रिटिसिज्म से तो हम किसी को रोक नहीं सकते जी। बट ये देखना पड़ेगा कि वो उसमें क्या सच्चाई है, वो कितना जायज़ है। वो हमने क्या देखना है, वो तो आप लोगों ने बैठ के खुद फैसला करना है कि वो किस हद तक जायज़ है। सो ये इसलिए क्योंकि जो इख्तलाफात हैं वो तो अब नज़र आ रहा है कि उनसे प्रॉब्लम हो रही है। खुद चीफ मिनिस्टर केपीके ने कहा, वो बड़ा आजकल वोकल भी हैं, उन्होंने कहा कि मामलात 99% जी, उन्होंने कहा 99% मामला ठीक हो गए थे, लेकिन मेरी टांगे खींची लोगों ने पार्टी से, इसलिए मामला खराब हुए एस्टैब्लिशमेंट से। इज दैट करेक्ट? देखें, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं पार्टियों में, और पार्टियों के ये कल्चर होते हैं, लोग टांगे वांगे भी खींच लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाहिद पार्टी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हुई भी होगी तो कोई नहीं, पीपल मूव ऑन, थिंग्स मूव ऑन। जो होता है अल्लाह की तरफ से वो बेहतरी के लिए ही होता है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तो कल जो मुलाकातें हुई हैं बानी पीटीआई से, क्या ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? क्या डिसाइड हुआ है? देखें, ईद के बाद हमारा एक लाएमल ऑलरेडी मौजूद है। कल की मुलाकात में कोई नया लाएमल ना तय हुआ है, ना डिसाइड हुआ है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें कल चली हैं कि सड़कें गर्म होंगी, ये होगा, इस किस्म की कोई बात खान साहब ने की नहीं है। वो सब गलत बातें हैं। बात यह है कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ईद के बाद एहतजाज होगा। उसके लिए हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एहतराम रमज़ान भी है। उसके बाद चीज़ों ने रुकना तो नहीं है ना जी। जिस तरीके से फसाइयत बढ़ती जा रही है, एहतजाज तो होगा, लोग निकलेंगे भी सही। हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक निकलेगा इंशाल्लाह। हर सूबे में निकलेंगे, हर जिले में निकलेंगे, हर यूनियन काउंसिल में निकलेंगे। राइट। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से कौमी सलामती से मुतालिक दोबारा कहा है कि इजलास बुलाएं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इंगेज करूँगा अपोजिशन को। इज़ दिस अ पॉजिटिव स्टेप? अगर वो एक्टिवली इंगेज करें आप लोगों को, तो फिर आप लोग आ सकते हैं कौमी सलामती कमेटी? पहली बात तो ये है कि when he says opposition, does he mean PTI? When you say actively engage, what do you mean by that? बात करेंगे आपसे कि आ जाएं। अब जैसे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वीडियो लिंक पे बात करा दी जाए। इसमें नून लीग में और पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? दोनों हमारे मैंडेट शोर है।
एक छोटा चोर होगा उसको थोड़ी सीटें मिली हैं, एक बड़ा चोर होगा उसको ज्यादा सीटें मिली हैं, एक को चोरी से वज़ीर आज़म बना दिया और एक को चोरी से सिंध की हुकूमत दे दी। हमारे लिए क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों अब आपस में बारियों के लिए लड़ रहे हैं। सिंध की हुकूमत आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की नहीं है? कौन सी हुकूमत जी? सिंध की हुकूमत, वहां पे आपको लग रहा है कि पीटीआई ने उनको जीतना? आप कराची की कराची सेपरेट, कराची सेपरेट और वहाँ एमक्यूएम जीती है। इंटीरियर सिंध में हमारे बंदे हराए गए हैं, हमारे बंदे इंटीरियर सिंध में हराए गए। ओके, अगर बंदे हमारे ना हराए गए होते तो यू नेवर नो हम वहाँ पे हुकूमत क्यों नहीं बना सकते थे। ओके, आप लेकिन ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो के ना हम हुकूमत में है ना हम अपोजिशन में है। ही सेड दैट। यही तो उनसे फैसला ही नहीं हो रहा वो है कहाँ, वो इधर है या उधर है। ओके, इज ही ऑन द राइट और इज ही ऑन द लेफ्ट? आई थिंक ही शुड फॉर वंस इन हिज लाइफ डिसाइड कि वो है कहाँ पे। तो इजंट दिस ऑल द मोर रीजन एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको एंगेज करें? देखिए, इस किस्म के इनडिसाइसिव लोग जो है वो समझते हैं कि उनको मुल्क की क़यादत संभालनी चाहिए। इस किस्म के इनडिसाइसिव लोग जिनको अपनी सियासत में, आपको पता है साइड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, विच साइड यू आर ऑन। So if this guy wants to be the next prime minister, if he doesn't know which side is he on, is he the government, is he the opposition? हवाए मुल्क में ना बस देख लो, फिर ऐसे बंदे ने एंगेज करना अपोजिशन। ओके, सो आपको नहीं लग रहा कि दोबारा इजलास होगा तो पीटीआई मे बी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, जबकि ये हो सकता है कि देखें हमने जो पिछला इजलास था, देखें पिछला जो इजलास था, हम चाहते थे एपीसी, और एपीसी में हमारा ये मौकफ रहा कि वो खान के बगैर बेईमानी होगी ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अगर वहां नहीं बैठा होता तो इनपुट आपकी क्या होगी, कैसे कोई पॉलिसी शेप अप होगी और आप उसको कैसे ओन करेंगे उसको, और कैसे पब्लिक उसको ओन करेगी। सो गलत हो गया। इन्होंने उससे बचने के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग रख दी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक कमेटी फॉर्म कर दी। अच्छा, उसमें हमने खान से मुशावरत से अटेंडेंस को मशरूत किया था कि आप हमारे लोगों को खान से मुशावरत के लिए जाने दें, मिलने दें, वहां पे लंबी चौड़ी इनपुट जो है वो हम उससे लेंगे, हम उनसे शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम आके हमने ये नहीं कहा था कि जी बस फारिग असी नहीं, हमने ये कहा था कि हम इस अटेंडेंस को वहां जाने को खान साहब की मुशावरत से मशरूत करते हैं और ये वो भी मैनेज नहीं कर सके। हमने तो इस दफा 3 आदमियों को कहा था कि हमसे मुलाकात करा दे ताकि एक मीनिंगफुल गुफ्तगू हो सके ना। खान का इनपुट नहीं होगा तो क्या क्या उसमें। बट कंसिडरिंग कि ये ऑप्शन है, कल कहा बैरिस्टर अकील ने कि वीडियो लिंक पे वो शामिल हो सकते हैं, इजंट दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू? देखिए, मैं इस पे अभी तक पॉलिटिकल पार्टी ने तो कोई फैसला नहीं किया। अगर ज़ाती तौर पे आप मेरे से पूछें तो खान को इन मीटिंग्स के अंदर होना चाहिए और खान की पार्टिसिपेशन इज वाइटल और वो सूदमंद होगी और उससे फायदा होगा, पब्लिक उसको ओन करेगी। राइट अब आ जाते हैं अपोजिशन इत्तेहाद पर। रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि जो इतराज़ात JUF ने हमें दिए हैं उनमें से एक वो अश्योरेंस चाहते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN ने हमें यूज़ किया, आप भी यही ना करें। सो किस तरीके की अश्योरेंस आप दे सकते हैं उनको? देखिए, ऑब्वियसली वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो शायद तो नहीं, डेफिनेटली उनके बड़े बैड टेस्ट डेवलप हुए हैं इन PDM की बाकी गवर्नमेंट के साथ, एज ही स्टेट्स, जैसे वो क्लेम करते हैं। और वो यही समझते हैं कि दे हैव बीन यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय दीज पीपल फॉर शेपिंग अप देयर नैरेटिव PDM का, और वो उस पर खुल के बात करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि PDM तो अलायंस बना के बैठी थी अपने ज़ाती मुफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपनी बारी के लिए। इमरान खान के साथ आपका इत्तेहाद तो इस मुल्क के, इस कौम के जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगा, तो उसमें तो कोई ज़ाती मुफाद है नहीं। जो उनके लोकल कंसर्न्स हैं, दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय अली अमीन। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ इमरान खान साहब का हुक्म है वो उनके सर आंखों पे है और होना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अब लोग बीच में शरारतें कर रहे हैं, चीज़ें हमें जल्दी शेप अप होती हुई नजर आ रही हैं। जब बात यहाँ तक पहुंच जाए कि बंदे मुंह से अपनी बात करने लग जाए और आगे से कंसर्न पार्टी भी कह दे कि हमें कोई इशू नहीं है, खान साहब से मुलाकातें भी खुल गई हैं, अब हमारी मुशावरत भी बेहतर हो जाएगी, तो ये जल्दी हो जाएगा। राइट, बट सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हम रिटन एग्रीमेंट करेंगे। क्या इसमें ये भी डिस्कस होगा कि PK की गवर्नमेंट में मे बी कोई शेयर हो, मे बी प्रेसिडेंसी चाहिए हो, ये हो सकती हैं बातें? विल यू पुट दिस इन राइटिंग? आई डोंट नो, यू कैन, आप तो कुछ भी बात हो सकती है, मगर अभी तक इस किस्म की कोई चीज़ उनकी तरफ से आई नहीं है, तो मैं अब इस किस्म की कंट्रोवर्सी
जो है वो क्रिएट करके इत्तेहाद ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इत्तेहाद शुरू होने से पहले उसको ना खत्म करवाएं, ऐसी कोई बात नहीं अभी आई। जो चीजें आएगी हम आपसे शेयर करेंगे, वो छुप के तो नहीं करेंगे। राइट, आपकी कब मुलाकात हो रही है खान साहब से? जो प्रिया, जो उनके कंसर्न्स अभी तक आए हैं ना जी, वो काबिल हल है, उस पर पीटीआई को कोई इतराज नहीं। उसमें एक ये भी कंसर्न था शेख साहब के जो बातें की गई हैं माजी में, वो फिर अब उनको बिल्कुल खत्म किया जाए, इज दैट करेक्ट? देखें, माजी में की हुई बातों को तो कोई वापस नहीं ले सकता होता। जो अल्फाज होते हैं वो तीर होते हैं, जब निकल जाते हैं वापस नहीं आते। मगर मैंने मौलाना साहब की बात उस दिन सुनी, उन्होंने कहा ये जो बयानात अभी भी दिए जा रहे हैं इससे बिगर पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बाय मौलाना साहब। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मौलाना फजल रहमान के हवाले से? किस हवाले से? मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी अपोजिशन में दूसरी पार्टी है, उनका एक अहम रोल है। और वो भी यही समझते हैं कि सिस्टम जो है वो आइन और कानून के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहा है, और इसलिए उनको खड़े होना चाहिए। और हम समझते हैं कि उनको अपोजिशन के साथ हम आवाज़ होकर तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। बट कंसिडरिंग कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है मौलाना फजल रहमान पर, और मुश्किल वक्त पीटीआई पे था, वो चाहते तो उसका फ़ायदा उठाते, बट वो आप लोगों के साथ उन्होंने ट्रूस किया, इससे उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? देखें, चीज़ों को आप हर पैराए में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये किसका कद कितना है कितना नहीं है वो अवाम फैसला करती है, अवाम मापती है, और फिर अवाम जिस तरीके से आपको वोट देती है आपको अपने कद का अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के कद नहीं, एक दूसरे की नीयत देखनी चाहिए। Right. Thank you so much, Sheikh Waqas Akram, for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब एमिरेट समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली इन कंपनीज में 19 पाकिस्तानी, 42 का ताल्लुक चाइना से और 4 मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा भी दीगर मुल्क इसमें शामिल हैं, मसलन ईरान है, फ्रांस है, अफ्रीका है और बरतानिया की कंपनीज भी हैं जो इस पाबंदी की जद में आ रही हैं। अमरीकी हुकूमत का दावा यह है कि जिन इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रहे हैं। इससे कबल अप्रैल 2024 में आपको याद होगा अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन करने के इल्ज़ाम में पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिका की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यमन में हूती बागियों पर हमले की मनसूबाबंदी के ग्रुप में एक सहाफ़ी को शामिल करने का एस्टॉनिशिंग किस्म का इंकशाफ आया है। ये सहाफ़ी कौन थे और उनको किस तरह के ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था, हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दी अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जिनका नाम जेफरी गोल्डबर्ग है, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उन्हें सिग्नल मैसेजिंग ऐप के एक इंतहाई अहम ग्रुप में शामिल कर लिया गया। उन्हें इस ग्रुप में शमूलियत की दावत कौमी सलामती के जो मुशीर हैं यूएसए में माइकल वॉल्स, उन्होंने दी थी। ग्रुप में कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स और नाइब सदर जेडी वैंस के अकाउंट्स भी शामिल थे। सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने यमन हमलों से मुतालिक ऐसी खुफिया फौजी मंसूबे देखे जिनमें असला की जो पैकेजेस थे उनके बारे में अहदाफ और हमले की जो औकात थे वो भी दर्ज थे। सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि बातचीत बमबारी होने से 2 घंटे पहले हो रही थी। गोल्डबर्ग का कहना था कि अमरीकी हुकाम की किस्मत अच्छी थी कि उनके नंबर को ग्रुप में शामिल किया गया था। उनके मुताबिक कम अज़ कम ये किसी ऐसे शख्स का नंबर नहीं था जो कि हूतियों का हामी था, क्योंकि इस चैट ग्रुप में ऐसी मालूमात शेयर की जा रही थी जिसके नतीजे में इस ऑपरेशन में शामिल अफराद की जान को खतरा लाहक हो सकता था। सेनेट में डेमोक्रेट पार्टी के लीडर चक शुमर ने इस मिलिट्री इंटेलिजेंस की तारीख के सबसे बड़े लीक में से एक लीक करार दिया है और इस मामले की तफ्तीश का जो मुतालबा है वो कर दिया है। सेनेट की जानिब से बुला लिया गया है अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को, और CIA के डायरेक्टर को भी बुला लिया गया है। वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जिस सिग्नल ग्रुप चैट में ये सहाफ़ी को शामिल किया गया था इसमें किसी किस्म की कोई खुफिया मालूमात शेयर की गई थी। सदर ट्रंप और उनके व्हाइट हाउस की टीम ने भी साए तनाज़े को सदर के कारनामों से तवज्जो हटाने की एक मरबूत कोशिश करार दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उनका दिफा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक छोटी सी गलती थी जिसका हुकाम पर कोई जो उनका काम है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। माइकल वॉल्स ने सबक सीख लिया है, वो एक अच्छे आदमी हैं।
ईरानी सदर ने मीनवाइल जो और सिचुएशन हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो हूती बागियों का जो ताल्लुक है ईरान से जोड़ने से बाज आ जाएं और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्हें भी देखें। गाजा पर हालिया दिनों में इसराइल ने फिर बमबारी की जिसमें 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन गाजा में अमन बहाली की कोशिश करती नजर आ रही है। इस हवाले से यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी चीफ ने मगरबी किनारे का दौरा किया और मुतालबा किया कि गाजा की इमदाद बहाल की जाए। लेट्स वॉच इट। जनरल साहिब महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बिकॉज आप इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से समझते हैं या सिक्योरिटी ब्रीच को समझते हैं, जो अमरीकी सहाफ़ी जिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा थे और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बाकायदा गुफ्तगू हो रही थी इस हमले की, ये कितना बड़ा ब्रीच है आपकी नज़र में? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि एक छोटी सी गलती थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इम्पैक्ट होता है ऐसे इवेंट्स का या जो चीज़ें हो जाती हैं वो इवेंट्स होने के बाद उसकी रिपरकशंस ये होती है कि वो एक नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को या एक नई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जन्म देती हैं जी। और कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कई ऐसी पावर्स होती है जो उनका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। उनसे कई तो वो पावर्स होती है जो डेलिबरेटली इन चीज़ों के पीछे होती हैं जो इवेंट हो रहे होते हैं और वो बाय डिज़ाइन करवा रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को आगे ले जाने के लिए और इवेंट से फर्दर एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए। ऑफ कोर्स जैसे आपने पास में भी देखा 9/11 का जैसे एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, वो भी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन इस तरह के कोई और करता शायद तो प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क में जो हो चुका था तो शायद इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इशू ये है कि वो इंडिविजुअल बेस्ड उनकी वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील करते हैं। वो उनके कोई प्रिंसिपल्स इस तरह या कोई एक फॉर्मल वे ऑफ टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट समबडी के ब्रीच होगी तो ABCD जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो ऐसा है नहीं जी। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। But General Sir, how naive do you have to be to understand कि ये यहाँ पे बात नहीं करनी है, इसमें कौन शामिल है? ये तो इससे जो अब क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शायद जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं और इससे ख़तरा है दुनिया को भी और अमेरिका को भी। वो पहले लगता था कि बड़ा एक किस्म का एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म है, बट इस वाक़े के बाद आपको ये क्रिटिसिज्म कैसा लगता है? जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म में देखिए जान तो है जी, ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म में जान नहीं है, एक ब्रीच है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेसिडेंट ट्रंप का देखें जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी हमको इतने अच्छे, मैं तो पर्सनली आई डोंट फील के इनके इतने अच्छे रवाबित है या प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, और गवर्नमेंट की जिस तरीके से राइट साइजिंग डाउन साइजिंग करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को टारगेट किया है, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है, यूएस के जो प्रोग्राम्स हैं खासतौर पे फाइनेंशियल फील्ड में उनको टारगेट किया है, तो बहुत सारे लोग विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स मेकिंग यूएस ग्रेट अगेन का उन्होंने नारा तो लगा दिया है, लेकिन विद इन द स्टेट ऑल्सो उन्होंने अपने बहुत से एनिमीज जो है वो क्रिएट कर लिए हुए हैं जी। तो जो लोग भी, जो सर्कल भी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारे स्ट्रेस में होंगे वो ऑफ कोर्स पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जहां से भी ब्लो दे सकते हैं वो एक उनको एक झटका लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म भी होगा, और मैं ये पहले भी एक दफा प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले 2.5 years हैं दिस विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, और उसके बाद ऑफ कोर्स वो सेकंड इलेक्शनिंग मोड में चला जाता है अमेरिका। वो एक पॉलिटिकल है, वैसे भी उनका एक ही टेन्योर है अभी ये। तो विद इन दिस यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर मेनी पीपल जो उनके क्रिटिक है, कुछ इफेक्टिव हैं, कुछ अभी देखेंगे आप लॉ मेकर्स भी जो आप वेरी सून देखेंगे कि दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ट्रंप। तो उनको एक मौका मिला है, ऑफ कोर्स उनकी क्रिटिक में वजन है जी, और उनको एक मौका मिला है प्रेसिडेंट ट्रंप को एक नीचा दिखाने का, या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वैसे भी बहुत सीरियस क्वेश्चंस आ रहे थे जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जब सिलेक्ट की उस वक्त से भी। और आपने देखा होगा कि इनकी जो हेयरिंग्स थी उनके बीच में भी बहुत सख्त से सख्त सवाल किए गए, और स्पेशली इनकी जो सिक्योरिटी टीम और इंटेलिजेंस टीम है दे विल कंटिन्यूसली दे विल रिमेन अंडर द स्क्रूटनी जी। ये तो थंब के नीचे रहेंगी अपने क्रिटिक्स के भी विद इन भी, और यूरोप भी ऑफ कोर्स इज नॉट हैप्पी विद द प्रेसिडेंट ट्रंप्स पॉलिसीज, इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप से भी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन डिफरेंट डोमेन्स आ रहे हैं। वहाँ 1 मिनट के लिए अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं कि हम कहते हैं कि हम
एक ऐसे रीजन में जहाँ तरक्की नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की कोई बात पाकिस्तान में तो कभी नहीं सुनी। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब एमिरेट समेत 8 ममालिक की तकरीबन 70 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका पाक US रिलेशन पर? देखिए, पाक US रिलेशंस तो अनफॉर्चुनेटली हम अगर फरिया ये कहें कि बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है या बहुत ही आइडियल, तो वो ऐसा तो है नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा जो है वो हमारी जो स्टोरी है ये टू एंड फ्रो डिफरेंट मोड्स में सीसा का ये गेम थी, कभी बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली आवर स्टोरी इज टोटली डिपेंडेंट रही है जी, जो अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन और पाकिस्तान के बीच में रहे हैं जी। तो जब तक रीजन के बीच में थे, एक्सेप्टेंस रही है पाकिस्तान की, उनके रीजन में जब तक इंटरेस्ट थे तो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस रही है। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो आर्म ट्विस्टिंग, कोर्जन, दिस इज देयर पॉलिसी। फिर अपना देखिए, अमेरिका का अपना एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जी, उसका भी एक कंपटीशन है। और खासतौर पे पाकिस्तान की जब कोलैबोरेशन चाइना के साथ हो जाती है या रशिया के साथ हमारे थोड़ा सा वार्म अप होना होता है, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से पाबंदियां लगती रहती है। हमारा जो इवन कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम रहा है, हमारा जो न्यूक्लियर, इट इज अ पीसफुल प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम हमारे पीसफुल है एंड दीज आर टोटली विद रिस्पेक्ट टू आवर इश्यूज विद इंडिया जी। इंडिया स्पेसिफिक है और हमारा कोई ऐसा इशू नहीं रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जिसका आपने शायद थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, 2024 में हमारी 3 कंपनियों पे मिसाइल प्रोग्राम के साथ अटैच थी, उन पे रेंज के इश्यूज थे और उन्होंने क्रिएट क्या नैरेटिव किया कि जी ये इजराइल को या अमेरिकन इंटरेस्ट को शायद टारगेट करे। पाकिस्तान के कोई अज़ाइम नहीं है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अब देखिए, डेटरेंस की बात है, डेटरेंस हमने तो अचीव करनी है जी। अब हमें क्या पता कि इंडिया कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे, सी में कहां चले जाएं, किस रेंज में चले जाएंगे, जहां जहां से इंडिया में टारगेट करेगा पाकिस्तान ने परसू करने। बहरहाल दिस इज अलार्मिंग, डुअल फेस वर्ल्ड है जी, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। ये जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इंडिजिनस है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सपोर्ट्स तो दाएं बाएं से आपको लेनी होती है, ये मिलती भी रहती है। बट एनीवेज पाकिस्तान कैपेबल है कि अपने प्रोग्राम को न सिर्फ मेंटेन कर सके बल्कि फर्दर भी कर सकते हैं। राइट। सो जो इजरायली वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि गाजा के मजीद कुछ इलाकों पर उन्हें कब्जा कर लिया है, वो वार्निंग दे रहे हैं कि हमास अगर यरगमालियों को रहा नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली वो तो मुआहदे की ब्रेक करने की वजह से नहीं कर रहा, बट दे सेइंग कि हम कब्जा करते जाएंगे और इलाके पर। अब फिर क्या ऑप्शन है फ़लस्तीनियों के पास? देखिए फरिया, फ़लस्तीन के पास तो ऑप्शन, मुझे कोई ऑप्शन पहले कौन सी उनके पास ऑप्शन थी जो उन्होंने ब्रेक कर, उनके ऑप्शंस यही है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में, कि एक अरब वर्ल्ड यूनाइटेड फ्रंट दे, एक यूरोप की तरफ से अभी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुई है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन लॉसेज इतने ज्यादा है और इतनी ग्रेव सिचुएशन है वहां के कि एटलीस्ट उनको थोड़ा सा वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको वॉर को जो मुआहदा है, मुआहदे की रिस्पेक्ट इजराइल की तरफ से तो पहले दिन से कोई नहीं हुई जी। जो वॉर के बीच में सीज फायर भी हुआ था, उसको मैं हमेशा कहता हूँ ये बेसिकली एक ऑपरेशनल पॉज ही था जिसमें उन्होंने अपनी रिफिटमेंट की है और अपना परसू करते रहे। ये तो एक, अब चूंकि 2 चीजें हो रही है जी, एक तो गाजा के अगेंस्ट जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेतन्याहू के जो प्रोनाउंस तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो परसू कर रहे हैं, एंड सेकेंडली नॉट डोमेस्टिकली नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया जी उसकी पॉलिटिक्स का, क्योंकि वहां पे जो इनके लवाकिन थे, जो लोग वहां से जिनके बारे में रिलीज के बारे में वो कोशिश कर रहे हैं, उनका भी, और डोमेस्टिक पब्लिक का भी प्रेशर नेतन्याहू की इस पॉलिटिक्स पे आ रहा है। और फार राइट जो है पार्टी जो की, क्योंकि कोलिशन है ऑलरेडी, एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है, तो कोलिशन के ऑलरेडी पार्टनर्स बाहर निकल गए थे इस डील से, अगर आपको याद होगा, इनके जो मिनिस्टर्स थे कुछ और इनकी जो पार्टीज थी, तो वो भी इन पे प्रेशर करती हैं। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस कर रहे हैं और अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी परसू कर रहे हैं। तो फ़लस्तीन के पास अनफॉर्चुनेटली, जब आप फ़लस्तीन देखें ना डायलॉग में शामिल था सही करके, तो ना बातचीत में शामिल कर रहा था। तो इफ यू आर नॉट इन द रूम जी, यू आर इन द मेन्यू, तो फिर तो आप समझ लें कि जब तक उसकी पार्टिसिपेशन वैसे नहीं हुई है, ना उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन सही हो रही है, तो उसकी तो कोई बातचीत, मुझे आई डोंट थिंक उनके पास ज्यादा लीवरेजेस है, अनटिल अनलेस उनकी लीवरेजेस किसी कोलिशन से, किसी ब्लॉक से या वेस्ट से, या जो हमारा अरब वर्ल्ड है, दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुस्लिम वर्ल्ड जो है, अगर इनकी कोई यूनिटी हो जाती है तो एटलीस्ट ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। बट जो कम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन और जो सपोर्ट इस वक्त नेतन्याहू को यूएस से हासिल है, वो भी प्रॉब्लली उनको एम्बोल्डन करती है कि वो अपनी इस तरह की पॉलिसीज को जारी रखें। थैंक यू सो मच जनरल साहिद महमूद फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए इतना ही। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।